हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप फॉर्म करते साथ में आते ताकि वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सके एंड फर्दर किसी स्टेट या फिर अपने देश के अंदर गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, उससे हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के लिए ही जानी जाती है। जितनी अच्छी पॉलिसीज उतनी ज्यादा चांसेस उसको इलेक्ट होने के। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसका मेन लीडर, उसके एक्टिव मेंबर्स एंड उसके सपोर्टर्स। उसके बिना पार्टी की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतारती है एंड कॉन्टेस्ट करवाती है इलेक्शंस को, एंड जो अपनी पार्टी जीतती है ना, उसका मेन रीजन होता है उसकी पॉलिसीज एंड उसके प्रोग्राम्स। फिर जो पार्टी जीत जाती है एंड गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, एंड जो पार्टी हार जाती है उन्हें हम बोलते हैं ओपोजिशन पार्टी। उनका भी काम इंपॉर्टेंट होता है। बट फर्स्ट रूलिंग पार्टी की हम लोग देख लेते हैं। रूलिंग पार्टी क्या करती है, नए लॉस बनाती है एंड कुछ अच्छे काम करती है देश के लिए। लॉस बनाने का काम किसका होता है, MLAs का, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा भी अच्छे काम होते हैं, लेकिन अब हम ओपोजिशन की बात करें। उनका क्या होता है, अगर कोई बुरा लॉ बना दिया, अपनी पॉलिसीज को फुलफिल नहीं कर पाए, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ओपोजिशन का फेयर काम होता है उनको सुधारना, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना एंड लोगों को अवेयर करवाना। राइट नाउ बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस है मेन ओपोजिशन पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये आम जनता की सोचने की शक्ति को भी बदल देती है। अपनी पॉलिसीज के दम पर वो सोचने लग जाते कि भाई जो है ये पॉलिटिकल पार्टी ही है, क्योंकि ये सब आम लोगों के बारे में सोचती है एंड सो ऑन। इन एडवांस ये आम लोगों को कभी कभी अपनी गवर्नमेंट की मशीन्स भी दे देते हैं एंड साथ ही कुछ अपने प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स में फायदा दे देते, ताकि लोग सोचते हैं कि भाई अच्छी पार्टी हमने वोट की है, इसको भी हम वापस वोट करेंगे। नाउ डिफरेंट प्रोसीजर्स इन डिफरेंट कंट्रीज हाउ टू इलेक्ट द कैंडिडेट। यूएसए जैसी कंट्रीज में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके जो लीडर्स, उसके मेंबर्स एंड सपोर्टर्स वही चूज करते हैं कि कौन किस जगह पर कैंडिडेट बनेगा। एंड इंडिया में जो टॉप मोस्ट लीडर होता है ना, वही चूज करता है किस जगह पर कौन अपने पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के इंपॉर्टेंस। पॉलिटिकल पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती, डेमोक्रेसी तो क्या होती है वो आपको पता ही होगा, मैं मान के चलता हूँ। एंड जितने ज़्यादा इलेक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी एंड उसी से ही डेमोक्रेसी पावरफुल बनेगी, यानी कि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि एक ही सोच वाले लोगों को अपने साथ मिलाती है एंड उससे यूनिटी भी फॉर्म होती है देश के अंदर। एंड एक और फंक्शन की किसी भी देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक रीजन से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर बोले तो मेंबर्स होने चाहिए, ताकि वो अपने रीजन की प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को अच्छी तरह से समझ सके एंड उस जगह के लिए अच्छे काम कर सके। ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही जरूरी होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो है गवर्नमेंट फॉर्म करना एंड देश को आगे बढ़ाना। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स अराउंड दी वर्ल्ड। नंबर 1 चाइना। चाइना के अंदर क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम। दैट मीन्स वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही होती है, उसको ही सिलेक्ट करना होगा, दूसरा कोई चॉइस आपके पास होता ही नहीं है। वन पार्टी सिस्टम के बाद में अब हम बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम। ये आपको देखने को मिलेगा यूके एंड यूएसए के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, पावर एक हाथ से दूसरे हाथ एंड दूसरे हाथ से पहले हाथ ही आ सकती है, बस 2 चॉइस होती है लोगों के पास में। एंड डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए फ्री हो, आपको जितनी पार्टीज बनानी बनाओ, जितनी ज्यादा पार्टीज उतना ज्यादा मेरा ही फायदा होगा। बट लोगों के पास में फेयर चांस होने के लिए आपको कम से कम 2 से ज्यादा पार्टी तो होनी ही चाहिए, जो कि आप इंडिया के अंदर देख सकते हो। लगभग 750 पॉलिटिकल पार्टीज होती है एंड उनमें से 7 तो नेशनल पार्टीज ही है। इन दोनों सिस्टम को तो छोड़ो, इंडिया पे अब आते हैं। अगर कैसा सिचुएशन हो जाए कि भाई कोई भी पार्टी मेजोरिटी यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ वोट्स हासिल नहीं कर पाती, तो फिर 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्टीज एक साथ आ जाती है एंड उन्हें हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, आधे नेता एक टीम से, आधे नेता दूसरी पार्टी से, इससे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है। एंड जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ आ जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट में, तो उसे हम बोलते हैं अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप ऑफ पार्टीज। इंडिया के अंदर हमारे पास में 3 ऐसे अलायंस देखने को मिलते हैं। पहला एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस एंड फाइनल लेफ्ट फ्रंट। चलो अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज के बारे में। नेशनल पार्टीज जैसे कि मैं डिस्कस किया था कि टोटल 7 नेशनल पार्टीज ही है हमारे पास में। बट ये नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे।
फर्स्ट तो उस पार्टी को जाना होगा इलेक्शन कमीशन के पास में, यानी कि ईसी के पास में। वहां पर वो रजिस्ट्री कराएंगे एंड उनको एक अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, साथ एक यूनिक सिंबल देखने को मिलेगा। ये सिंबल का भी अलग ही रोल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? जो लोग अनपढ़ होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, वो सिंबल से ही पहचानते हैं अपने लीडर्स को। एक पार्टी जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% टोटल वोट का निकाल लेती है ना, एंड 2 सीट्स को जीत लेती है, उसे हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। एंड एक ऐसी पार्टी जो कि लोकसभा के इलेक्शंस में लगभग 6% ऑफ टोटल वोट अपने पास में रखती है एंड 4 स्टेट के अंदर 4 सीट तो कम से कम रख ही लेती है, उसे हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। चलो एक एक करके हम इन मेन नेशनल पार्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी थोड़ी बहुत नॉर्मल है। एंड हम मेन बात करेंगे 3 हाई लेवल की पार्टीज के बारे में। नंबर 1, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑफिशियली बात करते ये फॉर्म हुई थी साल 1980 के अंदर, एंड इससे पहले ये 1950 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में। एंड उसका नाम था भारतीय जनसंघ। ऑफिशियल 1980 होगा, वैसे हिस्ट्री ने डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा। इसकी मेन आइडियोलॉजी क्या है कि अपने देश के कल्चर को वापस रीग्रो करना है, जो खोया हुआ कल्चर है उसको वापस रिटेन करना है, एंड हिंदुत्ववादी सोच है इनकी। इनका एक ही गोल है कि भाई पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके बारे में इक्वालिटी होनी चाहिए। साल 1998 के अंदर ये पावर में आए थे एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंडर, एंड इनका सिंबल है लोटस। 2014 के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, लगभग 282 मेंबर्स इनके पास में थी जो कि जीते थे। एंड जैसे कि हमें पता है 2019 में यही जीते थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दैट इज AITC, जो कि आप कह सकते हो ममता बनर्जी वाली पार्टी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फॉर्म हुई थी साल 1998 के अंदर एंड इसकी फाउंडर थी ममता बनर्जी। इनकी पार्टी एक सेक्युलर एंड फेडरल टाइप पार्टी कह सकते हो। इनकी मेन ब्रांच बोले तो वेस्ट बंगाल में ही। क्यों? क्योंकि साल 2011 से अभी तक ये यहाँ पर इलेक्शन जीतती आ रही है एंड यहाँ पर पार्टी फॉर्म करती है। इस पार्टी के आपको ब्रांचेस दूसरे स्टेट्स में देखने को मिल सकते, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। 2014 में इन्होंने 34 सीट्स जीती थी लोकसभा के इलेक्शंस में एंड ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। इसका सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC, इसको प्यार से लोग कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड भी कह सकते हो। ये हमारी आज़ादी से पहले ही फॉर्म हो चुकी थी एंड अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी पार्टी ने मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। यहाँ पर ईयर लिखे हुए कि भाई कब से कब तक इन्होंने पार्टी को फॉर्म किया था एंड कब तक इन्होंने रूल किया था। धीरे धीरे इनका सपोर्ट कम होते गया, लेकिन तो अभी लार्जेस्ट पार्टी के होने के चलते पूरे देश में इनकी ब्रांचेस फिर भी फैली हुई थी। इनका सिंबल है हाथ, हैंड। नाउ CPI, CPIM एंड आई अपने NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनके बारे में भी पढ़ लेना। इस समय क्या पता चलता कि भाई कांग्रेस पार्टी का बहुत सारा डिवीजन हुआ था अलग अलग टाइम में। इन पार्टीज के बारे में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन मेन पार्टीज के बारे में पूछेंगे। तो अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। 1984 में इसको फॉर्म किया गया था कांसी राम के अंडर। इसका मेन क्या है भाई? जितने भी डिप्रेस्ड या फिर बोले तो ऑप्रेस्ड पार्टीज है समाज की, जैसे कि अपने दलित्स, बहुजन, उन सबको ये लोग कहते हैं कि भाई इनको इक्वल राइट हम लोग दिलवाएंगे। इनका मेन बेस तो अपने हैं यूपी के अंदर एंड बाकी स्टेट्स में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका क्या जो सिंबल है वो है एलिफेंट। चलो नेशनल पार्टीज तो हो गई, अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। एक बार आप इस मैप को एंड नाउ अब इस टेबल को देख लीजिएगा, इसके अंदर सारे स्टेट पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर तो भी मेरे प्री बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन आया था। दैट मीन्स एक साइड में तो स्टेट था एंड दूसरी साइड में इसकी पार्टीज, आपको सिंपली मैच करना था। वो थोड़ा सा इजी था क्योंकि उस नाम से ही पता चल रहा था कि भाई ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, इसलिए आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी लगभग 1 to 5% प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा। अभी तक तो हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े थे, अब हम कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। दुनिया भर में डेमोक्रेसी के खिलाफ भी कुछ लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फेल हो चुके हैं अपने प्रोग्राम्स को फुलफिल करने में, उसके मेन पीछे डेमोक्रेसी का ही हाथ है। उन्हें कुछ ऐसा लगता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि कुछ पार्टीज ही ऐसी होती है एंड इनके कुछ रीजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इतने हार्ड नहीं है, आप समझ जाओगे, जो कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप सुनते ही होंगे कि भाई भ्रष्टाचार मेन रीजन। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि भाई किसी बंदे को सोचता है कि भाई मैं अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ या फिर पार्टी को तोड़ रहे, तो फिर ऐसा क्या होगा कि पार्टी वापस रीफॉर्म कैसे हो पाएगी।
हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो एमपीज एंड एमएलएस होते हैं ना, वो अपनी पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे पार्टी में चले जाते थे पैसे के बदले में। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन सबको अपनी पूरी जन्म कुंडली निकाल के देनी पड़ेगी, यानी कि कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा मिलता है, खानदानी दौलत, सब कुछ उनको देखना होगा एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देना होगा, यानी कि कोई जेल वेल तो नहीं गए हुए हो ना तुम लोग। एंड एक और लॉ निकला हुआ, उसके हिसाब से क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज उनको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड की भाई आपके कौन कौन मेंबर्स है, उन सब की क्या इनकम है, एंड वो सब मेंटेन करना होगा। एंड किसी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1/3% टिकट देने होंगे वुमेन्स को, ताकि इक्वालिटी हो सके। एंड जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मुद्दा क्या होता है कि भाई हमको तो रैलियां निकालनी, उसके लिए गवर्नमेंट थोड़े बहुत पैसे देते हैं कि भाई चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आप जितने भी पेट्रोल चाहिए एंड कोई व्हीकल्स एंड इन सब की चीज़ें आप ले सकते हो। एंड आपने सुना होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी बातें नहीं मानती तो फिर लोग धरने पर बैठ जाते कि भाई आपको हमारी बात माननी होगी, एंड उसमें मीडिया बहुत ही अच्छी तरह से साथ देता है लोगों का। एक पॉलिटिकल पार्टी कब पावरफुल बनेगी, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ द डिग्री। जितने सारे लोग ज्वाइन करेंगे ना, उससे हमें देखने को मिलता कि भाई इसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज बहुत अच्छी होगी, तभी तो लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर मेरे को लिखे थे, वो आप यहाँ पर देख सकते। क्या पता आप पूछ ले वन वर्ड के अंदर कि भाई ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दो। सो नाउ इसी के साथ ये पॉलिटिकल चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो एंड इस चैप्टर में कुछ भी रह गया हो तो फिर प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे। एंड नाउ